हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ गरिमा और आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा का स्पेशल प्रोग्राम जर्नलिस्ट अड्डा, जहां पर आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका नाम है दीपक उमाशंकर यादव जी, जो कि मेरे सीनियर रहे हैं और फिलहाल आज जी बिजनेस में एज अ सीनियर प्रोड्यूसर कम एंकर काम कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे उनके सफर के बारे में और बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो दीपक भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैसे तो जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, जो गेस्ट मेरे होते हैं, सबको सर बुलाती हूँ, बट मैं आपको सर नहीं बुला रही हूँ क्योंकि आपके साथ एक पुराना रिश्ता है और हम एक ही कॉलेज के हैं, हम ये कह सकते हैं। तो इस वजह से मेरा ये हक बनता है कि मैं आपको भैया बुला सकती हूँ। और बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आप अपना छोटा सा इंट्रो दें ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो उनके लिए आसान हो जाए। गरिमा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस शो में मुझे बुलाया। आपका शो नो डाउट बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज आपके देखे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं वो। और मुझे लगता है कि जो बच्चे जर्नलिज्म सीख रहे हैं, जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी गाइडलाइन भी इससे मिलती है। मेरा परिचय जहां तक है, मैं बहुत छोटा सा परिचय है मेरा। जर्नलिज्म मैं एक्सीडेंटली आ गया हूँ। जर्नलिज्म में मैं बचपन से आने का कोई ना तो मेरा मन था। बेसिकली मैं स्पोर्ट्स पर्सन था। स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में मैंने शुरुआती अपनी पढ़ाई की है। स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद फिर लखनऊ आए। फिर लखनऊ आने के बाद में आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की। बीच में आर्थिक हालात थोड़ी से ऊपर नीचे हुए तो नौकरियां भी की। उन नौकरियों को करने के बाद में फिर अचानक जर्नलिज्म करने की कहीं से प्रेरणा मिल गई। और वो प्रेरणा मुझे कुछ यूं मिली कि हमारे एक सीनियर थे, वो जर्नलिस्ट थे। और बहुत से मतलब जर्नलिस्ट अक्सर वही लोग बनते हैं, आप कोशिश देखिएगा कि जो इन्फ्लुएंस होता है वो इन्फ्लुएंस ऐसे मिल जाता है कि आम प्रोफेशन में और जर्नलिज्म में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जर्नलिज्म में ख्याति अच्छे से जल्दी मिल जाती है। जर्नलिज्म में एक हनक रहती है, वो बेसिक है। अब आप उसको किसी भी आवरण को पहना दें या कुछ भी कह दें तो शायद उसका थोड़ा बहुत प्रभाव शुरुआत में मुझ पर भी पड़ा। और इसी तरह से मैं जर्नलिज्म की मैंने पढ़ाई की। आपने अभी हमारे साथ नहीं शायद, और मतलब हम साथ में पढ़े। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे नौकरियां लग गई। और नौकरी लगने के बाद आज सबसे पहला इंटर्नशिप न्यूज 24, उसके बाद फिर इंडिया न्यूज के बाद में फिर एमवीएम मीडिया, फिर आपका सीएनबीसी आवाज, और उसके बाद में जी बिजनेस। ये तो सफर हुआ। इस सफर में जो अहम बात थी यानी वो ये लगभग थी, सारे बड़े चैनल्स, यानी स्टार्टिंग में ही ऑलमोस्ट, हम कह सकते हैं कि लगभग सारे बड़े चैनल्स। हाँ ऑलमोस्ट कह सकते हैं। अच्छा, इसमें अहम बात ये रही कि मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि आपके जीवन में जैसे कुछ भी आप सीखते हैं ना, तो वो कभी जाया नहीं जाता है, वो खराब नहीं जाता है। तो मैंने इस चीज में जो स्किप किया, मैं वो लखनऊ में रहा। लखनऊ में एक कंपनी है शालीमार ग्रुप, शायद आप जानती होंगी। उस शालीमार ग्रुप में मैं प्रोक्योरमेंट हेड था। करीब मैंने 6-7 साल वहां पर प्रोक्योरमेंट देखा है। अगर आप कभी गोमती नगर में जाएं तो एक अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, एक म्यूजिकल पार्क बना हुआ है, एक गांधी सेतु बना हुआ है। उसका प्रोक्योरमेंट मैंने किया है। मतलब उसके जो आप पत्थर देखती हैं, जो आप उसके अंदर फाउंटेन्स देखती हैं, या बहुत सी चीजें जो लगी हैं इंटरनल। तो मैं बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का आदमी था। सिविल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से करीब से समझता था। कंस्ट्रक्शन को, रियल एस्टेट को बहुत अच्छे से समझता था। वो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट जिसको मैं छोड़ के चला था, वो मुझे टीवी में दोबारा मिल जाएगा, वो मुझे नहीं पता था। तो ये एक छोटा सा सफर रहा। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी जानकारी खराब नहीं जाती है। ऐसे में हुआ ये कि इस बीच हमने लखनऊ के कंपनी शालीमार ग्रुप में काम किया और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए। उसमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी जानकारी हुई, कंस्ट्रक्शन की, रियल एस्टेट की काफी जानकारी हुई, जिसको छोड़ के मैं जर्नलिज्म में आया। अब मुझे नहीं पता था कि जर्नलिज्म में भी मुझे रियल एस्टेट ही मिलेगा, मेरे को बीट रियल एस्टेट की मिलेगी। और वो मिल गई। और वो पुराना सीखा हुआ काम यहाँ पर हमारे लिए चार चांद लगा गया और चीजें बेहतर होती गई। तो उसी को करते हुए आज भी मैं जी बिजनेस में रियल एस्टेट देखता हूँ, रियल एस्टेट का शो करता हूँ। प्रॉपर्टी प्लस मेरा शो है। इससे पहले सीएनबीसी आवाज में था, वहां पर इंडिया रियल एस्टेट गाइड था और रियल एस्टेट अवार्ड्स हम लोग करते थे। तो बेसिकली जो कनेक्शन है वो मीडिया के साथ साथ रियल एस्टेट का बना रहा। वो कहीं ना, हाँ, यानी जो एक्सपीरियंस था उसको भी आपने जाया नहीं जाने दिया और इसमें उसको इस्तेमाल किया। अच्छा, अभी आपने कहा कि वो मिल गया, मतलब ये रियल एस्टेट वाला जो डिपार्टमेंट था ये आपको मिल गया या फिर आपने यही करना चाहा था? क्योंकि जर्नलिज्म में हम जब स्टार्टिंग में आते हैं तो मुझे ये नहीं लगता, मतलब ये मेरी समझ है कि कोई इस प्रॉपर इस बीट में सोच कर जाता है कि मैं ये ही बीट पकड़ूंगा जर्नलिज्म में जाने के बाद। तो क्या आपने भी ऐसा सोचा था या फिर आप का पहला वाला एक्सपीरियंस था इस वजह से आप इस पे चले गए? नहीं, सोचा तो बिल्कुल भी नहीं था।
अब जैसे मैंने बताया कि जब हमने न्यूज़ 24 में इंटर्नशिप की तो वहां पर ऐसा कुछ रियल एस्टेट का लेना देना नहीं था। उसके बाद में हमने इंडिया न्यूज़ में नौकरी की तो वहां पे भी रियल एस्टेट का लेना देना नहीं था। एमवीएम में आए, एमवीएम मीडिया में, वहां पे भी कुछ रियल एस्टेट का लेना देना नहीं था। लेकिन अचानक सीएनबीसी आवाज में एक प्रोफाइल मैच यूं कर गई कि उनको इंडिया रियल एस्टेट गाइड, उनका एक शो था, स्पॉन्सर्ड शो था, और वो रियल एस्टेट का कोई ऐसा बंदा खोज रहे थे जिसको रियल एस्टेट भी आता हो, जिसको टीवी भी आता हो, जिसको प्रोडक्शन भी आता हो। अच्छा, ये तीनों चीजें मेरे साथ मैच कर गई, और जब मैच कर गई तो फिर अपनी गाड़ी चल पड़ी। कुछ ऐसा रहा। एंकरिंग मैंने कभी इससे पहले नहीं की थी, मैंने वॉइस कभी नहीं की थी, लेकिन जब मैं सीएनबीसी आवाज में पहुंचा तो सीएनबीसी आवाज में एक इतनी प्यारी टीम मिली, इतने अच्छे लोग मिले कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया कि भाई तुम वॉइस अच्छी है, तुम वॉइस करो, तुम तो थोड़े से चेहरा भी तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक है, दिख जाओगे तो बुरे भी नहीं लगोगे, तो ठीक है तुम एंकरिंग भी कर लो। तो वहां एंकरिंग भी मिल गई। अब वो चीज कंटिन्यू हुई जी बिजनेस में, यहाँ पर और अच्छे लोग मिल गए। तो क्या होता है ना कि आपको अच्छे लोग सही समय पे सही जगह मिलते चले जाएं और फिर चीज अच्छी हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल। रहा। अच्छा, अभी आपने कहा कि एंकरिंग भी आपको मिल गई। बहुत सारे लोग हैं, आपको भी पता होगा, अब आप इस फील्ड में हैं, आप मतलब देखते होंगे अपने आसपास, लगभग 99% लोग जर्नलिज्म में आते हैं एंकरिंग के लिए, टीवी पर देखने के लिए, और 99 में से मुझे लगता है 80 तो होते होंगे एंकर, और बाकी के कुछ बचे कुछ रिपोर्टर। इसके अलावा बाकी की पोस्ट के बारे में तो लोगों को जानकारी भी नहीं होती है। और अभी जब मैं आपसे पूछ भी रही थी आपके मतलब डेजिग्नेशन के बारे में, आपकी प्रोफाइल के बारे में, तो आपने मुझे बताया कि सीनियर प्रोड्यूसर कम एंकर, आपने एंकर को बाद में रखा। तो एंकरिंग, क्योंकि ये वर्ड है ना जो लोगों को बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है, क्या आप इस मतलब एंकर बनने नहीं आए थे इस फील्ड में, प्रॉपर जर्नलिस्ट बनने आए थे, एंकर आप बन गए? नहीं, विशेष तौर पर मैंने जैसे बताया ना कि इंटरेस्ट वहीं से होता है कि अरे यार टीवी पे लोग दिखते हैं, मैं भी ऐसा करूं कि टीवी पे दिखूं। तो जरूर ऐसा था शुरुआत में कि लगता था कि एंकर बन जाए। लेकिन जब आप टीवी में एंटर करते हैं ना, तब आपकी समझ में आता है कि एंकर सिर्फ टीवी का फेस होता है, इंजन नहीं होता है। गाड़ी जो होती है वो गाड़ी, आपकी मॉडल चाहे जितना अच्छा हो, बाहर से चाहे जितनी खूबसूरत दिखती हो, लेकिन अगर उसमें इंजन अच्छा ना हो, आप समझ लीजिए एक मर्सिडीज का बॉडी हो और उसके अंदर मोपेड का इंजन लगा हो, तो वो गाड़ी क्या काम करेगी। लेकिन बाहर एक खटारा क्या बोलते हैं बॉडी हो, लेकिन अंदर अगर रोल्स रॉयस का इंजन लगा हो तो वो गाड़ी क्या काम करेगी। तो जो बेस होता है चैनल का, आप बेहतर जानती हैं, आपने काम भी किया है, कि जब हमने शुरू किया काम, लोगों से मिले, देखे, तो जो टिकर के लोग होते हैं, जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं, जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं, जान ये होते हैं, असली जान, असली चैनल में कंटेंट देने का काम ये लोग करते हैं। वैल्यू सबको मिलती है, इक्वल मिलती है, लेकिन शायद जो जनता टीवी पर सिर्फ एंकर को देखती है वो नहीं समझ पाती है कि टीवी के पीछे जो काम करने वाले लोग हैं, जो पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं, जो पैनल पे बैठे होते हैं। आपने देखा होगा कई बार एंकर बोलता 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 शून्य हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई कंटेंट ही नहीं होता। बिल्कुल। फिर पीछे से प्रोड्यूसर उसके कान में बताता है कि ये खबर है, ऐसी खबर है, ये प्रोड्यूसर। हुआ है, वो हुआ। फिर वो जब फीड करता है तब एंकर जनता को बताता है। तो जो पीछे काम कर रहे होते हैं लोग, पीसीआर के लोग, जो लोग प्रोडक्शन में, वो लाजवाब होते हैं। और जब मैंने चैनल में जाके इन चीजों को देखा तो मैंने वहां भी काम किया, उसको अच्छे से सीखा, समझा, जाना। ये इसलिए प्रेरणा देता है आपको क्योंकि जब आप एंकर बन जाते हैं, अगर आप सिर्फ टीपी रीडर बनेंगे या बनने की कोशिश करेंगे तो फिर आप सिर्फ टीपी रीडर ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप नीचे की चीजों को बेहतरी से जानेंगे, समझेंगे, तो फिर आप एक अलग चीज बन के निकलेंगे। अच्छा, अभी आप जी बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक बड़ा ब्रांड है, और मतलब रियल एस्टेट का पूरा प्रॉपर्टी प्लस शो देख रहे हैं, बहुत फेमस शो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इसमें आप प्रोडक्शन भी करते हैं एंकरिंग के साथ साथ, और क्या जिम्मेदारी आप निभाते हैं? जो कंटेंट डिसाइड होना है वो, उसके बाद शूट पे जाना है, वो शूट पे आने के बाद उसको कंपाइल करना है, उसको प्रोड्यूस करना है, टेलीकास्ट करना है, एंकर करना है, वॉइस करनी है। कौन कौन करेगा? मैंने सर कोशिश करता हूँ। तो बोले अगर कोशिश करते हो तो करो। ये जो करो वाली चीज है ना,
आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल शायद मैं सब कुछ कर भी लूंगा, लेकिन आप पर कॉन्फिडेंस कोई जताए, ये बड़ी बात होती है। आप चैनल में बिल्कुल पहुंचते हैं, आप सब कुछ कर लेना चाहते हैं, लेकिन आपके बॉसेस आप पर वो कॉन्फिडेंस तो लाएं। तो अपने साथ किस्मत अच्छी ये रही कि कॉन्फिडेंस देने वाले लोग हमेशा मिले। तो अभी जो नहीं, जिम्मेदारी है लेकिन वो पूरी कॉन्फिडेंस है भी तभी कि मिलता है ना जब आपकी ओर से जो आउटकम दिखेगा वो अच्छा दिखेगा। अगर आपको एक मौका मिला, आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपने अपना रिजल्ट दिया, तो फिर उसके बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत भी करनी पड़ती है, जो आप करते हैं हम सब जानते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि अभी जैसे आपने बताया कि आप सब कुछ करते हैं, मतलब हम्म, पूरा अपना शो संभालते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं जो जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, आजकल के क्यों, हम भी अपने टाइम पर जब थे, जब नहीं पता था फील्ड की रियलिटी, तो यही सोचते थे। तो जो नए लोग हैं इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उन्हें ये लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एंकरिंग करें और प्रोडक्शन के पीछे का काम मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। एंकरिंग को देख कर जर्नलिज्म में जो लोग आते हैं, वो कभी भी पर्दे के पीछे की चीजों को करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं जता पाते। तो उनको ये आप कैसे समझाएंगे कि भाई लिखना बहुत जरूरी है और हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है? यानी जर्नलिस्ट वो है जो हर एक डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा समझे। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ये चीज़ मैंने महसूस भी की है। जब हम अभी अपने चैनल में अभी भी देखते हैं, कुछ बच्चे जो इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं, जब हम उनसे कहते हैं कि भाई ये बाइट कटवाओ, तो वो बाइट कटवाते हैं, उसके बाद कहते हैं इसका प्रोडक्शन कराओ या ये पैकेज कटाओ, तो उनको बड़ा छोटा काम लगता है। उनको लगता है कि अरे मैं तो एंकर बनने आया हूँ, मैं तो रिपोर्टर बनने आया हूँ, मेरे को आप ये छोटे-मोटे काम दे रहे हैं। कि मैं प्रिंट निकालूँ और प्रिंट निकाल के फिर किसी से वॉइस कराऊँ और वॉइस कराने के बाद में फिर मैं पैकेज कटवाऊँ। पैकेज कटवाने के लिए प्रोड्यूसर एडिटर के बगल में बैठ के मैं उसको टाइम अपना खराब करूँ। एक्चुअली करते वो सब हैं ये। आज की डेट में बिल्कुल सही आपने कहा कि हर बच्चे कोशिश करते हैं कि बस सीधे हम पहुंचे और हमें ये कहा जाए कि भाई तुम तो बहुत अच्छे, तुम तो बहुत अच्छी दिखती हो, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, एक काम करो, तुम प्रैक्टिस करो, कल से तुमको एंकर बना देते हैं। ऐसा होता भी है चैनलों में। बच्चों को मिसगाइड भी किया जाता है, कहीं ना कहीं बहुत जगहों पर। बच्चियों को या लड़कों को मिसगाइड किया जाता है, नहीं तुमको मैं एंकर बना दूंगा, तुमको मैं एंकर। एंकर दो दर्जे की चीज है मेरी नजर में। मैं एंकर को कोई ऊपर नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं उस एडिटर को जो कंटेंट काटता है। मैं नंबर वन मानता हूं उस रिपोर्टर को जो ग्राउंड पर खड़ा होके अब रिपोर्टिंग करता है। मैं नंबर वन मानता हूं उन लोगों को जो बैकग्राउंड में प्रोड्यूस करते हैं। कोई आपने मैं बड़ी चीज कहूं कि सचिन तेंदुलकर का नाम जो मास्टर ब्लास्टर रखा गया है, जो गॉड उनको कहते हो आप, ये शब्द कहां से पैदा हुआ है? एक बड़े नेता का नाम आप तरह तरह से लेते हैं, वो कहां से आया है? बिल्कुल ये आया है मीडिया से। तो ये जो कला है ये प्रोड्यूसर्स की है। जब आप टीवी पे बैठे बिल्कुल। होते हैं तो वो जो पैनल प्रोड्यूसर होते हैं, जो पीसीआर के लोग होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आप कहीं से ब्लैंक ना दिखो, आप कहीं से, तो आप नहीं चल रहे होते हैं, आपके पीछे एक मशीनरी चल रही होती है जो आपको चला मशीनरी। रही हो। तो आप वैसी मशीनरी बनने के बजाय आप खुद सिस्टम बनिए। आपको बस सब कुछ पता होगा। आपको पता होगा फुटेज कैसे इंजेस्ट होती है, आपको पता होगा फाइट काटने के बाद वो कहाँ जाती है, कैसे प्ले होती है। जो हम जिन सिस्टम्स पे काम करते हैं, आई न्यूज या फिर ऑक्टोपस जैसे जो सिस्टम होते हैं, उनकी जितनी गहराई से समझ आप रखेंगे, तो आप एक चैनल में की पर्सन होंगे, आप चीजों को जान रहे होंगे, आपकी सबको जरूरत पड़ेगी। कोई ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना बिल्कुल चाहता है जिसको कुछ पता ही ना हो। मैं आपसे कहूं कि भाई ये करिए, तो नहीं सर मुझे तो नहीं पता, मैं तो एंकर बनने आई थी। ये कर लीजिए, नहीं मुझे नहीं पता सर, मैं तो एंकर बनने आया था। तो ये मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल, यानी आप कि सारे करेंगे तो डिपार्टमेंट्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज। बिल्कुल, हाँ, सारी नॉलेज नॉलेज बहुत का जरूरी है वो क्योंकि अनुभव होना चाहिए। आप करेंगे तो अनुभव आ जाएगा। बिल्कुल, यानी कि हर एक काम करना होगा। अच्छा, जैसा कि अभी आपके पूरे जवाब में मैंने एक चीज समझी, वो ये थी कि प्रोडक्शन का जो एज अ प्रोड्यूसर जो काम होता है वो भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जब कहीं जाते भी हैं जॉब के लिए, आजकल आजकल तो मुझे लगता है चाहे छोटे से छोटा न्यूज चैनल भी क्यों ना हो, जब एंकर का ऑडिशन होता है उस दौरान ही पूछ लेते हैं कि क्या आप लिखते भी हैं, मतलब पैकेज वगैरह बनाते हैं। जो बंदा डेस्क पर काम नहीं करता उसे आजकल एज एन एंकर भी नहीं रखा जाता है, तो बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा, एक और सवाल है जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कमेंट्स में, वो ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है कि वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं है तो बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप आज एक बड़े मुकाम पर हैं, क्या आपकी कॉलेज ने, आपके जहां से आपने पढ़ाई पढ़ी, उसका कितना रोल है आपको यहाँ तक पहुंचाने में?
या अगर आप किसी छोटे इन द सेंस में किसी इंस्टीट्यूट को छोटा नहीं कह सकती, लेकिन हाँ बहुत जिसकी ज्यादा फीस ना हो उस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई पढ़कर भी आज अगर आप यहाँ पर होते तो आपको क्या लगता कि क्या उस कॉलेज का भी उतना ही रोल होता आपके सक्सेस में? बिल्कुल सही कहा आपने कि जो आपकी सक्सेस होती है ना, वो इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपकी डिग्री पर कितने बड़े कॉलेज का नाम लिखा है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपको सिखाने वाला जो अध्यापक है, आपको आपकी जो फैकल्टी है वो कितने कैपेबल हैं। तो मैं जिस इंस्टीट्यूट से मैंने पत्रकारिता की, वो पहले आइसोम्स लखनऊ हुआ करता था, अब एमवी मीडिया लखनऊ है। उस इंस्टीट्यूट ने मुझे, मैंने पहले भी बताया, मैं रियल एस्टेट का आदमी था। आप कभी उस शख्स से मिलिए जो रियल एस्टेट करता हो, जो ठेकेदारों के बीच में बैठता हो, जो मजदूरों के बीच में बैठता हो, उसको उसकी क्या समझ होगी, मेंटल लेवल क्या होगा। मैं नहीं कहता कि वो कोई हल्की मेंटालिटी के लोग हैं। समस्या ये है कि उनकी फील्ड अलग है, वो क्रिएटिव फील्ड में शायद उतने कैपेबल ना हो भी सकते हैं। लेकिन मुझे, अगर आज मैं यहाँ पे भी हूँ, उसमें मैं सबसे बड़ा श्रेय जो दूंगा वो हमारे जो एमबीएम के मोहित त्रिवेदी जी हैं, डायरेक्टर, उनको दूंगा। उन्होंने, ये समझ लीजिए, मुझे नहीं लिखना आता था, उन्होंने मेरे अंदर वो चीज कहीं छिपी हुई थी लेखन की, जो उन्होंने जगाई। वॉइस के बारे में मुझे वॉइस का भी नहीं पता था, उन्होंने वो वॉइस जगाई। बोले तुम वॉइस भी कर सकते हो। मैंने वॉइस होता क्या है, तो उन्होंने बताया व्यू होता है, इसको तो मैंने, मतलब उनको मैं गुरु मानता हूं। मैंने अभी तक, आपने मेरी कभी भी फेसबुक वॉल पे जाइए, कहीं जाइए, मैंने किसी को गुरु नहीं माना है। मुझे लगता है कि आप अपने गुरु स्वयं हैं। आप जो चीजें सीखते हैं, आप वहीं से अपने अनुभव को प्राप्त करते हैं। आपको कोई नहीं सिखा सकता, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन उनसे मैं सीखता हूं, उनको मैं जानता हूं, और उन्होंने मुझे जिस तरह से यहाँ तक लेके आए हैं, मैं अभी भी उनका एहसान मानता हूं कि उन्होंने मेरे लिए, मुझे एक तरह से होता है ना कि कंकड़ था, उसको हीरा बना दिया, वैसा है कुछ। तो इंस्टीट्यूट बड़ी चीज नहीं है। आप जो कह रहे हैं मैं इससे मतलब बिल्कुल कहीं से मैटर नहीं सहमत हूँ, क्योंकि मैटर करता है कि आपके साथ में आपके गुरु कैसे हैं और आप उनसे क्या लेना चाहते हैं, आप उनसे क्या निकाल पाते हैं, सीख क्या रहे हो। बिल्कुल, यानी कि उन बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ाई पढ़ें, आप पूरे मन से पढ़ें और बहुत कुछ सीखें ताकि आप आगे बढ़ सके। पैसे कुछ मैटर नहीं करते, मैटर करते, लेकिन वो सिर्फ आपको एक डिग्री दे रहे हैं। उस डिग्री में मार्क्स कितने चढ़ेंगे वो आप पर डिपेंड करता है, और कितना आप सीखेंगे वो भी आप पर डिपेंड करता है। अच्छा भैया, एक और चीज है जो इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप भी बराबर बता रहे हैं कि लिखना, जो लिखा जाता है, क्योंकि चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, लिखना हर जगह बराबर चलता है, और लिखे पर ही लगता है सब कुछ चलता भी है। तो जो लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो लोग ये पूछना चाहते हैं कि वो लिखना कैसे सीखें। मुझे लगता है कि देखिए, न्यूज लेखन अपनी जगह है, लिखना आप जो महसूस करते हैं वो आप लिखते हैं। लेखनी होनी कैसी चाहिए, आप लिखना कैसे सीखें, तो मुझे लगता है कि लिखना सीखें, लेखनी कैसे होनी चाहिए से ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप पढ़ें, पढ़ना सीखें। जब आप पढ़ेंगे, लिखने के लिए हमें पढ़ना सीखना है, पहले पढ़ना सीखना है। और पढ़ने में भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो क्या बोलते हैं, फेसबुक के फॉरवर्ड मैसेजेस ना पढ़ें। आप सुबह के व्हाट्सएप के ज्ञान पढ़ के किसी को फॉरवर्ड ना करें। आप साहित्य पढ़ें, आप न्यूज पढ़ें, आप करंट अफेयर्स पढ़ें। आप जब उनको पढ़ेंगे तो आपको भाषा की शैली का पता चलेगा कि आपको अगर करंट अफेयर्स पे बात करनी है, आपको अगर न्यूज पे बात करनी है, तो आपको क्या बात करनी है, उसकी लेखनी कैसी होनी चाहिए। अगर मैं इकोनॉमी पे बात करूंगा तो मैं साहित्य में बात नहीं करूंगा, मैं आपसे सीधी बात करूंगा कि भाई इकोनॉमी में वित्त मंत्री ने इस बजट में ये पैकेजेस इस सेक्टर में दिया, उसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन अभी आपने एक खबर देखी होगी, तीरा कामत एक बच्ची है जो मुंबई की है, जिसका इलाज चल रहा है, और उसको एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है, जिसको क्राउड फंडिंग के जरिए जुटाया गया है। और मोदी सरकार ने 7 करोड़ रुपए का, 6 करोड़ रुपए का उसका टैक्स भी माफ कर दिया। अब अगर आपको तीरा कामत पर कुछ लिखना हो तो आप सीधी बात नहीं लिखेंगे, आप उसको थोड़ा सा उसकी संवेदनाओं को जोड़ेंगे, आप उसके भाव में जाएंगे, क्योंकि आपको समझना होगा कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। आप कोई चीज तब तक नहीं समझा सकते जब तक आप खुद नहीं समझते। अब आप अगर समझाना चाह रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप समझा अपने जैसे आदमी को नहीं रहे हैं।
हो सकता है मैंने 25 किताबें पढ़ी हैं, थोड़ा मैं जानता हूँ, लेकिन जिसको मैं समझा रहा हूँ उसने शायद कुछ भी किताबें ना पढ़ी हों। तो आप अपने जॉर्गन्स, आप अपनी बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े वर्ड्स आप अपने पास रख के टीवी पे के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी को समझ में ही ना आए तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई मतलब है। तो सरल शब्दों में, गहरी से गहरी बिल्कुल। बातों को आपको सरल शब्दों में समझाना है, तो आप कैसे समझाएँगे? इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी चीज़ है पढ़ना। आप साहित्य में जाना चाहते हैं, आप प्रेमचंद को पढ़िए, आप प्रेमचंद तो लाजवाब हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि उससे बड़ी तो कोई पूरी-पूरी यूनिवर्सिटी है वो, कि लेखनी सरल भाषा में कनेक्ट करती हुई प्रेमचंद से बेहतर शायद ही कोई लिख पाए। आपको कटाक्ष देखने हैं तो आप कबीर को पढ़िए, कबीर ने क्या कटाक्ष किए हैं। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नलिज्म पढ़ना है तो तमाम जर्नलिस्ट हैं, अच्छे-अच्छे बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप उनको पढ़िए। तो आप जब पढ़ेंगे तो फिर आप सीखेंगे कि कोई चीज़ मैंने ये पढ़ी और उसको कहने का अंदाज़ ये है, और जो अंदाज़ है वही लेखनी में आ जाता है, और जब लेखनी में वो अंदाज़ आ जाता है तो लेखनी अपने आप बन जाती है। बिल्कुल, मतलब डायरेक्टली ये आप कहना चाहते हैं कि भई अच्छा लिखना है तो अच्छा पढ़ो, क्योंकि अच्छा पढ़ने से आपकी जो अपनी डिक्शनरी है, जो वोकैब्युलरी है, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और फिर हमें एक सेंस हो जाता है कि हमें अपनी बात को किस तरह से लोगों को समझाना है। तो आप लोगों में से जो कोई भी जर्नलिज़्म में जाना चाहता है, वो ये कर सकता है। अब आते हैं अगले सवाल पर, जो ये है कि आप ज़ी न्यूज़ में काम कर रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि नेशनल चैनल्स तक लोग तब पहुँचते हैं जब बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, लोकल में करो फिर रीजनल में करो, उसके बाद हम नेशनल तक पहुँचते हैं। आपका सफ़र कैसा रहा? आपने जितने चैनल्स का नाम लिया सारे बड़े चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स हैं। आप बड़ी-बड़ी जगहों पर गए, तो कहीं मतलब ये सफ़र मेहनत से मिला या कैसे मिला? मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए सीधी-सी बात यही है कि कहने को साहित्यिक बातें मैं ज़रूर कह दूँ कि नहीं-नहीं मैं बड़ी मेहनत करता हूँ और मैं 18 घंटे पढ़ता हुँ। हूँ या मैं 24 घंटे टीवी देखता हूँ, लेकिन ये सारी कही-सुनी बातें हो जाएँगी। बड़ी बात ये है हाँ, कि हम जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े, उस इंस्टीट्यूट ने हमें मौका दिया एक नेशनल चैनल में इंटर्नशिप करने का। यानी जो पहला गियर था ना, वो पहला गियर ही अच्छा लग गया। जब पहला गियर बिल्कुल। अच्छा लगा, आप नेशनल चैनल में पहुँच गए, तो नेशनल अच्छा, मैं चैनल में आपको एक यहाँ पर रोकना चाहूँगी। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक और सवाल आता है बहुत ज़्यादा, अभी आपने कहा ना कि जो आपका पहला गियर था, आपको आपके कॉलेज ने मौका दिया एक नेशनल चैनल में इंटर्नशिप का। क्या ये मौका सारे बच्चों को मिलता है? और ऐसा क्या किया जाए कि वो मौका हर बच्चे को लगभग मिले? पहले इस सवाल का नहीं, जवाब। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सबको नहीं मिलता है, मैं मानता हूँ सबको नहीं मिलता है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो फ़िल्टर करता है कि मेरे ये बच्चे मेरा नाम खराब नहीं करेंगे। वो कोशिश करता है कि उन 100 में से बिल्कुल, सबसे सिलेक्टेड लोगों को निकालने की। कोई भी नहीं चाहेगा, गरिमा कलाप का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो, तो भी आप सिलेक्टेड सुपर बिल्कुल। 30 में भी जो बच्चे हैं, वो टॉप मोस्ट बच्चे निकाले जाते हैं। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने हुँ, जाइए, तो आपको मेरिट के बेस पर सिलेक्ट किया जाता है। कि आपके नंबर पिछले बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जाम में कितने आए थे। अगर आप 90% हैं तो आपको लेंगे हम, नहीं तो नहीं लेंगे। तो ये जो प्रचलन है वो इसी से है कि आप पहले कैसे थे, आपने पढ़ाई के दौरान कैसे इंटरेस्ट लिया। अब क्या होता है कि जर्नलिज्म में भी अगर आप देखिए, आपने तो देखा ही होगा कि जो बच्चे जर्नलिज्म करने जाते हैं वो कॉलेज लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, ना कि कॉलेज लाइफ जीना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल जिए, लेकिन जो सीखने आप जा रहे हो उस पे भी तो फोकस जरूरी है ना। अगर आप 3 साल हुँ, के कोर्स में आप फोकस ही नहीं करोगे बिल्कुल। अपने ऊपर और लास्ट मोमेंट पे जाकर आप ये कहोगे कि नहीं नहीं भाई हमको तो चांस ही नहीं मिला, हमें तो कॉलेज ने चांस ही नहीं दिया, भगा दिया। कॉलेज की इमेज ज्यादा हुँ, जरूरी है आपसे, क्योंकि आप कॉलेज के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो ये कॉलेज जानता है। अगर आप 90% 98% ला रहे हो तो कॉलेज आपकी फोटो उठा के सबसे पहले चिपकाएगा कि भाई ये मेरा टॉप बच्चा है। लेकिन अगर आप 10% नहीं ला रहे हो तो कौन सा बिल्कुल। कॉलेज आपको जज करेगा। यानी आपको अच्छा परफॉर्म करना है अपने कॉलेज में, अपने टीचर्स को मतलब अपने आप को प्रेजेंट करके दिखाना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तभी कॉलेज आपको आगे प्रमोट करेगा। तो आप ये बता रहे थे कि आपका यहाँ तक का सफर कैसे हुआ? मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी से बताएं ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुत सारा नॉलेज मिले। नहीं, मैंने बताया ना कि यहाँ तक का सफर सारा कुछ अनुभव पे ही रहा है। और मेन बात देखिए गरिमा, जो मैं अभी भी आपसे कह ही रहा था कि अक्सर क्या होता है ना कि हम झंझावातों में उलझे रहते हैं, हमें करना कुछ है, करते कुछ है, हम अपने आप को जान ही नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को, चाहे वो अब, क्योंकि जर्नलिज्म कर लेने का मतलब अब सिर्फ जर्नलिज्म नहीं रह गया, अब पीआर एक बहुत बड़ी फील्ड हो गई है।
प्यार में बिल्कुल। बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छी जॉब होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी होती है और एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप जर्नलिज्म करने के बाद एक्टिंग्स में जाते हैं, आप रेडियो में जाते हैं, आप और भी तमाम फिल्मों के तमाम कोर्सेज हैं उनमें जाते हैं। कहने का मतलब है जर्नलिज्म कर लेने का मास कॉम कर लेने का मतलब सिर्फ जर्नलिस्ट बन के एंकर बन के टीवी पे बैठने का नहीं होता है। उसके अलावा ये फील्ड इतनी बिल्कुल, एक बड़ी है बहुत बड़ी कि आप फील्ड है। अपनी स्किल को आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं कि मैं किस चीज के लिए बना था, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लेकिन अब पहचानेंगे ही नहीं आप, और गलत दिशा में अगर गड्ढा खोदते रहेंगे तो पानी कभी नहीं निकलेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल बहुत आता है, वो ये है कि बहुत सारे लोग सीधा चाहते हैं, मतलब मेरे पास मैसेज आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये कि मैम आज तक में जॉब कैसे लगेगी, जी न्यूज़ में कैसे लगेगी, आर भारत में कैसे लगेगी। हर कोई का मतलब सीधा अभी अभी कॉलेज में ही है, लेकिन हर कोई सिर्फ सीधा नेशनल चैनल पहुंच जाना चाहता है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे कि मतलब अगर उनको रीजनल में भी मिल रही है इंटर्नशिप तो वो नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोगों ने तो मिस कर दी क्योंकि उन्हें नेशनल में ही करनी है। तो उस पर आपका क्या कहना है कि क्या करना चाहिए बच्चों को? देखिए, इसमें भी मेरा अनुभव ये कहता है गरिमा, कि एक होती है नौकरी और एक होता है हम्म। काम। जो काम होता है वो नौकरी का मोहताज नहीं होता, और जो नौकरी होती है वो काम की मोहताज नहीं होती है। अब अगर आप काम करते हैं तो आपके काम से आपको जज किया जाता है, लेकिन जब आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी से आपको जज किया जाता है। आपने जैसे देखा होगा, मेरे से भी बात की कि भाई आप जी बिजनेस में हैं, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि दीपक यादव कौन है, इंपॉर्टेंट ये है कि जी बिजनेस है। अगर मेरी जगह सईद अंसारी जी बैठे हों, अंजना ओम कश्यप जी बैठी हों, तो वो अंजना ओम कश्यप होंगी, सईद अंसारी होंगे, आज तक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो समस्या बच्चों के साथ ये है कि आप अपने पर फोकस करिए, काम को करिए। नौकरी डजेंट मैटर। नौकरी, मुझे लगता है इस जीवन में नौकरी सबसे आसान चीज है और पैसा कमाना सबसे मतलब छोटी चीज है। पैसा सबसे आसानी से कमाया जा सकता है। यही एक ऐसी चीज है जिसको कमाने में बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी। कोई भी पैसा कमा लेता है। जरूरी क्या होता है कि आपको काम आना चाहिए। गरिमा, आप अपने इर्द गिर्द भी देखिए, जो लोग अपना काम कर रहे हैं उन्हें अपना काम कितना आता है। तो आप अपने काम में जितने बिल्कुल। माहिर होंगे तो लोग आपको खोज के ले आएंगे, पता करके ले आएंगे कि अरे यार वो प्रोड्यूसर या वो इंटर्न बहुत अच्छा था। आपने देखा होगा काम करते वक्त कि कोई भी इंटर्न अगर जी जान लगा के काम करता है तो उसकी चर्चा होती है, उसकी बात होती है कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल। इसको 9 बिल्कुल। घंटे कहते हैं तो 12-12 घंटे बैठा रहता है, ये तो बहुत काम करता है, ये तो किसी भी चीज को मना नहीं करता। तो आपका जो व्यवहार है, आपका व्यवहार अच्छा हो। आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, अभी तक मैंने जहां जहां भी नौकरियां की हैं, बिल्कुल। जब भी बात आती है पैसों की तो मेरे से पूछा जाता है कि आप कितने पैसे लेंगे। यहां पे मैंने कभी भी पैसे नहीं मांगे। मैंने कहा कि आपने अगर मुझे बुलाया है, आप मुझे समझते हैं, तो आपको पता होगा कि मुझे कितने पैसे देने हैं, और आप जो देंगे वो मैं रख लूंगा, मैं उसमें मना नहीं करूंगा। और आपको यकीन के साथ मैं बता रहा हूं, आपको मैं प्राइवेटली अपनी सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा कि कभी भी मेरे को जो पैसे मैंने उम्मीद किए थे उससे ऊपर मिले हैं, हमेशा ऊपर मिले हैं। इसलिए मैं कभी पैसे मांगता ही नहीं हूँ, कि मुझे पता है कि आप जब मांगते हो तो वहीं पे आप खत्म हो जाते हो। यानी कि अपने आप पर फोकस करना है, अपने काम को बेहतरीन बनाना है, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप इस फील्ड में चाहते हैं और जो आप इस फील्ड से मतलब जो डिजर्व करते हैं आप। अच्छा, एक और थोड़ा व्यक्तिगत सवाल मैं पूछना चाहूंगी अब आपसे, वो ये कि आपकी दो बेटियां हैं बहुत प्यारी प्यारी सी, और आप जर्नलिस्ट हैं, आप अपनी इस फील्ड से अवगत हैं। अगर आगे चलकर आपकी बेटियां कहेंगी कि वो इस फील्ड में जाना चाहती हैं, तो क्या आप उन्हें बोलेंगे कि हाँ, मतलब आप उनको क्या समझाएंगे कि वो इस फील्ड में जाएं, या फिर आप उन्हें समझाएंगे कि नहीं, इस फील्ड की रियलिटी कुछ और है, वो कुछ और सोचे? मुझे लगता है कि मैं उनको कुछ भी नहीं समझाऊंगा। जैसे भगवान बुद्ध का एक कोट है, कभी भी आप पढ़िए, लोग उनसे कहते हैं कि मुझे अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके चलो। तो वो ये नहीं कहते कि मैं आपको अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल रहा हूं, वो कहते हैं मैं प्रकाश की तरफ ले चल रहा हूं, अंधेरे का नाम ही क्यों ले रहे हो आप। जैसे ही अंधेरे का नाम लेते हैं तो आप अंधेरे की, अब जब आप चलते हैं
तो आप चलते वक्त सिर्फ आगे देखते हैं ना और अपने कदम बढ़ाते जाते हैं, आपको जहां पहुंचना है आप वहां पहुंच जाते हैं। कि आप ये देखते हैं कि अरे मेरा पहला कदम छूट गया, अच्छा मेरा दूसरा छूट गया, फिर मेरा तीसरा छूट गया, और ये नहीं देखते हैं ना, आप पीछे नहीं देखते। आपको क्या सीखना है, कैसे करना है, ये आपके अनुभव से ज्यादा बेहतर आता है कि अनुभव जो होता है ना वो आपको ज्यादा बेहतर सिखाता है। और जीवन में जो लोग अनुभव से सीखते हैं वो कभी भी फेल नहीं होते। जो लोग आप अपने छोटे बच्चों को या बच्चों को एकदम पैम्पर करके रखिए, नहीं नहीं बेटा ये नहीं करना, बेटियों को एकदम संभाल के रखिए, नहीं नहीं बेटा बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, जाने दीजिए, उनको करने दीजिए, वो अपने आप सीखेंगे। और जैसे ही वो अपने आप सीखेंगे तो वो ज्यादा उभर कर ज्यादा बेहतर करके आगे बढ़ेंगे। और आप जब उनकी चीजें तय करने लगेंगे ना कि मैं तो जर्नलिस्ट हूं तो मेरी बेटी को जर्नलिस्ट बनना चाहिए, मैं तो पहले खिलाड़ी था मेरी बेटी को खिलाड़ी बनना चाहिए, बेकार की बातें नहीं है। हर व्यक्ति अपने अंदर कुछ नई चीज लेके आया है। जो भी आपकी आइडेंटिटी है उसको आप गूगल पे सर्च करिएगा, आप ही हैं और नहीं है। तो इसी तरह से जितने भी बच्चे हैं, यानी अपने आप को पहचानना जरूरी है। बिल्कुल, ये आत्म मंथन बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने आत्म मंथन कर लिया बिल्कुल तो अपने आप को पहचान लिया, और अपने आप को पहचान लिया तो रास्ते आपके एकदम आसान हो जाए। अच्छा, एक और सवाल जल्दी जल्दी से मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए। वो ये कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जो अपने सीनियर्स होते हैं, लाइक अंजना कश्यप जी हो गए, जो हमारे बिल्कुल फील्ड के जो बहुत ज्यादा सुपर सीनियर्स हैं, इनको हम कह लें, इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर मैसेज करके नौकरी बहुत मांगते हैं। मैं भी जर्नलिज्म से रही हूँ, तो अब मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आने लगे कि मैडम इस चैनल में इंटर्नशिप लगवा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई नौकरी कैसे मिलती है इस फील्ड में, और नौकरी मांगने से नहीं मिलती, मतलब आपका क्या कहना है उन बच्चों के लिए जो लोगों से नौकरी मांगते फिरते हैं बल्कि खुद कुछ नहीं करते? मांगने वालों को तो मैं भिखारी मानता हूँ, और वो भिखारी मैं भी था एक समय। आपको बताऊं, एक बहुत बड़े चैनल के बहुत बड़े एंकर को मैंने भी ऐसे व्हाट्सएप मतलब प्राइवेट मैसेज किया था कि सर आप, पहले मैंने उनकी बड़ी तारीफ की कि सर आप बड़े अच्छे, आपकी एंकरिंग लाजवाब है, मैं आपको बहुत देखता हूँ, ये है वो है। जब मैंने ढेर सारी तारीफ का पुलिंदा बांधा तो नीचे उनका जवाब आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने कहा, फिर जैसे मैंने लिखा सर मैं भी जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो फिर उनका ये आया कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा कि सर मैं भी चाहता हूं कि एक दिन आपके चैनल में नौकरी करूं, आपके पास मैं भी कुछ बेहतर कर पाऊं, देश की सेवा कर पाऊं, ये वो। उनका जवाब आया कि देश की सेवा करनी है तो जर्नलिज्म में आने की जरूरत नहीं है, और मेरे से उम्मीद बिल्कुल मत रखना, मैं कहीं कोई मदद करने वाला नहीं हूं। तो मुझे ये चीज हर्ट कर गई, और करनी भी चाहिए, किसी को भी हर्ट कर जाएगी ये चीज। अब क्योंकि उस वक्त हर्ट की हुई थी मेरे को, आज जब मैं उस मैसेज को पढ़ता हूं, मैं बार बार पढ़ता हूं उस मैसेज को अपने उस स्तर पर जाने के लिए, तो वो चीज मुझे हर्ट नहीं करती है, फिर वो मेरी समझ में आती है। क्योंकि आज के समय में उस एंकर का पूरे देश में, दुनिया में नाम है। हम छोटे मोटे पत्रकार हैं तो हमारे पास दिन भर में 100-200 फोन आते हैं, उनके पास हजारों फोन आते होंगे, हजारों नहीं लाखों मैसेजेस आते होंगे। वो किसको रिप्लाई कर रहे हैं, कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, और हर आदमी उनके साथ कनेक्ट होता हुआ पाता है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे मैसेजेस करके नौकरियां मांगते हैं, नौकरी किसी के हाथ में नहीं होती है, किसी भी टीवी चैनल में। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत संबंध जरूर काम आते हैं, कि जैसे मैं अगर गरिमा को जानता हूं और एक नई लड़की है जिसको मैं नहीं जानता हूं, और दोनों लोग अगर कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये तय बात है कि मैं गरिमा को देख के कहूंगा हाँ भाई मैं इनको जानता हूं। तो वो जानता हूं का इम्पैक्ट सिलेक्टर कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि उनके लिए जरूरी है काम। अगर वो काम अच्छा कर रही है और लड़की जिसको मैं जानता भी हूं तो शायद वो उनकी प्रायोरिटी में होगी, लेकिन वो जब काम अच्छा नहीं कर रही है, दूसरी जिसको मैं नहीं जानता हूं वो एक अच्छा काम कर रही है, तो वो उनकी प्रायोरिटी में होगी। अब यहाँ पे संबंध जो काम आते हैं वो इसी में काम आते हैं कि नहीं अच्छा काम करती है, इसको हम बेहतर कर लेंगे। लेकिन आज की डेट में समझने वाली बात यह है, मुझे लगता है गरिमा आपको भी लोगों को बताना चाहिए कि अब नौकरी सिर्फ वैसी नहीं रहेगी कि आप जाएं, आप अपना सीवी दें, आपका इंटरव्यू हो, नौकरी हो जाए। आपको इंटरनेशनल सिलेक्शंस को एक बार समझना हो। आज की डेट में आपकी मनोदशा भी देखी जाती है, आप फेसबुक पर क्या लिखते हैं, आप किस तरह के मैसेजेस
पढ़ते हैं या शेयर करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आप जिस चैनल में या जहाँ काम करने जा रहे हैं उसके लिए आप कितने उपयोगी हैं, आपका व्यवहार कैसा है, इन सारी चीजों पे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो आप अपनी प्राइवेट जिंदगी में कुछ भी रहें और नौकरी में जाके कुछ भी बन जाए, ये संभव अब नहीं होने वाला है। अब आपको अपनी प्राइवेट और बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ में समझना पड़ेगा, सधना पड़ेगा। तालमेल जो है वो बहुत बिठाना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ टिप्स देना चाहेंगे उन बच्चों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और होता है ना समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं? जिम्मेदारी देखिए, टिप्स तो मैं खैर अभी इतना बड़ा नहीं हो पाया हूं कि मैं टिप्स दूं। मैं तो सिर्फ अनुभव साझा कर सकता हूं और अनुभव यही है कि आप हर वो काम करिए जो करना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है। आपने अभी अगर थोड़े दिन पहले खबर पढ़ी हो तो एक विकास शर्मा न्यूज एंकर थे रिपब्लिक टीवी में, उनका निधन हो गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कोरोना निगल गया। तो जिंदगी जो होती है ना, वो आज है और कल नहीं, यही फलसफा है। तो आप जो भी करने आए हैं वो कर जरूर लीजिए। आप इस पशुपेश में बिल्कुल मत रहिए कि इन्होंने कहा है तो मैं कर लूं, उन्होंने कहा है कर लूं, या ये एंकर बन गए हैं, बन गई हैं तो मैं भी एंकर बन जाऊं, या ये रिपोर्टर बन गए हैं, बन गई हैं तो मैं भी बन जाऊं। इस चक्कर से बिल्कुल बाहर निकलिए, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए और वो जरूर करिए जो आपका मन करता है, अन्यथा जीवन दोबारा मौका नहीं देता। यानी अपने अंदर की आवाज को सुनना है और तभी हम कहीं ना कहीं एक अच्छी जिंदगी जी पाते हैं और तभी हमारे अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो होता है वो हो पाता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद है कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी इस फील्ड के बारे में, और मुझे लगता है इस इंटरव्यू के बाद सिर्फ इस फील्ड के बारे में नहीं बल्कि लाइफ के बारे में भी काफी कुछ हमें सीखने को मिला है। क्योंकि आप जिस तरह से फेसबुक पर लिखते हैं, अपने जो मन मस्त मगन वाले विचार शेयर करते हैं, वो काफी अच्छे होते हैं और मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे साथ आने के लिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। जर्नलिस्ट अड्डा में अगले संडे हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, और तब तक के लिए अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।